हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तैयारी चल रही है, जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, जिस पे ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोडेड है। तो ये प्रैक्टिस सेट 5 है और इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरल नॉलेज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर जनरल साइंस और उसके बाद रीजनिंग। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट 5 का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? इसे इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल पैटर्न्स इन इंडिया इज बिकमिंग इनफर्टाइल ड्यू टू एक्सेस ऑफ आयरन। तो इनफर्टाइल शब्द कहने का मतलब कि वो कम उपजाऊ, मतलब वो उपजाऊ नहीं है। फर्टाइल मतलब कि वो उपजाऊ है। तो इसका राइट आंसर होगा लैटेराइटिक सॉइल, ऑप्शन डी। अब थोड़ा सा हम लोग लैटेराइटिक सॉइल के बारे में जान लेते हैं। लैटेराइटिक मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां उच्च वर्षा होती है और बहुत अधिक तापमान होता है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। तो ह्यूमस आप लोगों को पता होगा, जो मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह होती है उसमें ह्यूमस होता है और इसी के कारण मिट्टी में उर्वरता पाई जाती है। और साथ ही इस मिट्टी में आयरन की मात्रा भी अधिक होती है। ये लैटेराइटिक मिट्टी जो है बाकी मिट्टी की तुलना में सबसे कम उपजाऊ होती है। ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में, और इसके अलावा कुछ राज्यों में भी पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरला, उड़ीसा, असम और झारखंड। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी मछलियों का भारत में केवल ठंडे क्षेत्रों में ही प्रजनन होता है? तो यहाँ क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी मछलियों का भारत में केवल ठंडे क्षेत्र में ही प्रजनन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बी एंड डी। तो बी है आपका तिनका तिनका और डी है ट्राउट। तो ये दोनों मछलियाँ जो होती हैं, इनका भारत में केवल ठंडे क्षेत्र में ही प्रजनन होता है। और ये दोनों मछलियाँ जो हैं ये यूरोप देश से आई है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आंसर की तरफ बढ़ेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णयन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मतलब इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयोग के क्या कृत्य होते हैं, क्या उसके फंक्शन होते हैं, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कहने का मतलब कि इसका संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत वर्णन है। तो अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हर साल हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो चलिए इसके फंक्शंस क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो हम लोग जान लेते हैं। तो संसद, जो कि लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल में जैसे विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करवाना, चुनाव कार्यक्रम तैयार करना, मतदान केंद्रों की स्थान की व्यवस्था करना और मतदाताओं की सूची तैयार करना, वोटर आईडी। तो आजकल हम लोग जानते हैं एपिक कार्ड जिसे बोला जाता है, ईपीआईसी, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो ये भी जारी करती है। और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के अलावा इससे संबंधित, मतलब इलेक्शन से संबंधित विवादों को निपटाने के साथ साथ उन्हें मतलब राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य होते हैं। बाकी और भी कार्य होते हैं, आप लोग डिटेल में एम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ लीजिएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। जहाँ भी ये जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाएंगी वहाँ पे चावल की खेती करना संभव है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं चावल के ऐसे टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जहाँ पे चावल की खेती सबसे अधिकतम होती है। तो पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश और पंजाब, और इसके अलावा असम के भी कुछ क्षेत्र में और तटीय क्षेत्र में, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में, तमिलनाडु के भी तटीय क्षेत्र में और केरला के भी तटीय क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 करोड़ वर्ष।
तो 25 करोड़ वर्ष लगता है सूर्य को हमारी जो आकाशगंगा है, जिसका नाम इंग्लिश में हम लोग मिल्की वे बोलते हैं, उसकी केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? हु स्टार्टेड द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर ट्रेड विथ इंडिया? यहाँ क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी स्थापित की थी, किस देश ने कंपनी स्थापित की थी। यहाँ क्वेश्चन है भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम, तो वो विश्व में हो सकता है या फिर इंडिया में हो सकता है, हम लोग बाकी डिटेल में देखेंगे। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब कि जॉइंट स्टॉक कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो डच जो है उन्होंने सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू की थी। डच एक यूरोपीय देश है, इसे होलैंड भी बोला जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1602 को एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, उसमें दुनिया का पहला शेयर मार्केट स्थापित किया था। शेयर मार्केट आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, वहाँ खरीद बिक्री होती है। इसीलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू की थी। तो संयुक्त स्टॉक कंपनी जब जो होती है उसी में अगर उसका शेयर आपको बेचना है या फिर खरीदना है तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की ही हो सकती है। जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड हो गया, तो ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसमें हम लोग भी शेयर खरीद सकते हैं। डच जो है भारत में 1602 में आई थी और इन्होंने फैक्ट्रीज, अपनी पहली फैक्ट्री जो कारखाना सेट की थी वो 1605 के मसूलीपट्टनम में। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस राज्य में, किस जगह पे उन्होंने पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1605 में मसूलीपट्टनम में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो 1857 का विद्रोह आप सभी को पता होगा, इसे अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा नील उपद्रव। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। यह जो विद्रोह था, नील विद्रोह, यह 1859 से 1860 में बंगाल में शुरू हुआ था। यह ब्रिटिश नील प्लांटर्स की दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कृषि विद्रोह था। इसमें नील बागान मालिकों ने भारतीय किसानों को विशेष रूप से बंगाल में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। इससे जो इस स्थिति से वहाँ के जो किसानों थे, उनकी, बंगाल के किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। इसीलिए उन लोगों ने यह विद्रोह किया था, इसीलिए इस विद्रोह का नाम नील विद्रोह है। और इस पे एक बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखा जा चुका है। तो कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नील दर्पण जो है, जो कि नील विद्रोह को दर्शाने के लिए लिखा गया एक नाटक है, ये किनकी रचिता है, मतलब इनके रचिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र जी ने एक नाटक लिखा था नील दर्पण, जो कि नील विद्रोह को दर्शाता है। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह जो है ये 1776 से 1777 बंगाल में हुआ था। बाकी संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। राजमहल की पहाड़ी है, उस समय तो ये बिहार का क्षेत्र था, लेकिन अभी वर्तमान में ये झारखंड में आता है। फिर सबसे लास्ट में है पवना उपद्रव, तो ये 1873 से 1876 में हुआ था बांग्लादेश में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डेटा को किस में परिवर्तित करना? द बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। तो अगर आप लोगों ने मेरे कंप्यूटर का लेक्चर देखा होगा तो उसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही मैंने ये बताया था कि कंप्यूटर का जो बेसिक प्रोसेस होता है वह होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करना। तो इसीलिए ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे कंप्यूटर के लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके विजिट करिए और देखिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू, बौद्ध और जैनों के। अब चलिए थोड़ा सा जानते हैं हम लोग एलोरा के बारे में। तो एलोरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित गुफाएं हैं। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट मठ मंदिरों की गुफाओं में से एक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसमें जो है शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैनों के। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल? यहाँ शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, मतलब इन निम्नलिखित में से किन से ये प्रतीत होता है कि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, वह परिसंघीय है, फेडरल है। संविधान लिखित और अन्वय है,
न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अब चलिए हम लोग समझते हैं इससे, इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानते हैं कि इस संविधान के रिगार्डिंग दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है किसी देश या फिर संविधान, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, कि वो फेडरल है या फिर यूनिटरी है। तो फेडरल का मतलब होता है परिसंघीय या फिर संघीय, और यूनिटरी का मतलब होता है एकल। तो फेडरल क्या होता है? फेडरल संघीय व्यवस्था जो होती है, ऐसी राजनीतिक प्रणाली होती है जहां केंद्र सरकार राज्य या क्षेत्रीय सरकार को एक साथ जोड़ती है और इनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे कि आप लोगों ने संविधान में पढ़ा होगा, तीन तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिसपे सिर्फ संघ या फिर केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिसपे सिर्फ राज्य, संबंधित राज्य उस पर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो केंद्र और राज्य चाहे तो दोनों बना सकती है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य दोनों उस विषय पे एक ही तरीके का कानून बनाते हैं तो केंद्र का जो कानून है वो माना जाएगा। इसे डिटेल में आप लोग एम लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ लीजिएगा। जो फेडरल संघीय व्यवस्था है यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में है। अब दूसरा जो व्यवस्था है वो एकल राजनीतिक प्रणाली है। तो यह एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें सारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। इसमें किसी भी तरीके की शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, इटली, चाइना, स्पेन और सऊदी अरबिया, यहाँ पे सिर्फ एकल राजनीतिक प्रणाली है, मतलब कि सिर्फ केंद्र सरकार ही वहाँ पे कानून बना सकती है और बाकी राज्यों को मानना होगा। राज्य के पास या फिर उसके नीचे स्थानीय स्वशासन को किसी भी तरीके की कोई शक्ति नहीं है। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो भारत की राजनीतिक प्रणाली संघीय है, लेकिन एकता विशेषताओं के साथ, यूनिटरी फीचर्स के साथ है। मतलब कि राज्य को ये शक्ति मिली हुई है कि वो कानून बना सकते हैं कुछ विषय पे, लेकिन उनको एक देश के अंदर रह के ही, देश के बाउंड्री से अगर वो चाहें कि कोई राज्य वो भारत से बाहर अपने आप को वो करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकते हैं। उन्हें भारत के अंतर्गत रहते ही, भारत का हिस्सा बने ही रहते ही वो कानून बनाना होगा। तो ये है आपका एक एकल प्रणाली। और दूसरा जो शक्तियों के विभाजन है उससे ये है कि वो परिसंघीय है, मतलब संघीय व्यवस्था है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा संगठन भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है? सकल घरेलू उत्पाद कहने का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे जीडीपी भी लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीएसओ भी बोला जाता है। तो सीएसओ जो है वो भारत में जीडीपी कैलकुलेट करती है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? Which of the following international events influenced the direction of the national movement in India before the advent of महात्मा गांधी? तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने आधुनिक इतिहास पढ़ा है तो उसमें महात्मा गांधी जी कब आए थे भारत में, और राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत में हुआ था वो महात्मा गांधी जी के आने के पहले ऐसी कौन सी घटनाएं विश्व में जो हुई थी उनसे राष्ट्रीय आंदोलन भारत में करने के लिए प्रेरित हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी, मतलब चारों। 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने इससे प्रभावित हुआ था, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा बॉक्सर है, बक्सर नहीं है। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो इन सब सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित किया था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोला जाता है, आईएमएफ, ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा अगर आप लोग न्यूज़ रेगुलर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। तो आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसके जो सदस्य देश हैं, 190 देश इसके सदस्य हैं, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, और वर्तमान में इसके चेयरमैन क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। तो आप लोगों को जो इकोनॉमिक पॉलिसी याद होगा 1991 और 1992 का, जो इंडिया में हुआ था, उस समय भारत में क्या था, भुगतान संतुलन संबंधी समस्या हो रही थी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रही थी। तो ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म है।
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रही थी, तो आईएमएफ जो संस्था है उसी ने मदद किया था, उसी ने राह दिखाया था भारत को कि किस तरीके से आप लोग इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आईएमएफ ने समाधान बताया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो संबलपुर विद्रोह जो था, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि उसका उस विद्रोह का कई जो विद्रोह हुए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसके नेता कौन थे? तो सुरेंद्र साई। तो संबलपुर विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था जो सुरेंद्र साई के नेतृत्व में हुआ था, और यह विद्रोह 2 चरण में हुआ था, 1827 से 1840 और 1857 से 1862। सुरेंद्र साई के बारे में अगर हम लोग बोलें तो ये संबलपुर के पूर्व राजा मधुकर साई के प्रत्यक्ष वंशज थे। संबलपुर उड़ीसा स्टेट में है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमें बताना है कि हीनयान और महायान जो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म में, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। देवी देवताओं की पूजा जो था एक संप्रदाय में वो था और दूसरे संप्रदाय में नहीं था। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 या 2 जाके देख लीजिए, उसमें महायान और हीनयान के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है। तो ये देवी देवताओं के पूजे जो हीनयान थे, ये रूढ़िवादी सोच के थे, ये किसी भी तरीके के बदलाव को नहीं स्वीकार करते थे, और उसमें उन लोगों ने देवी देवताओं की पूजा को स्वीकार नहीं किया था। जबकि महायान शाखा जो था बौद्ध धर्म का, उसमें वो लोग जो है बदलाव को स्वीकार करते थे और ये मॉडर्न सोच के थे, और इसमें देवी देवताओं को पूजा को स्वीकारा गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रवण बेलगोला आप लोगों को पता होगा कर्नाटका स्टेट में है। तो गोमतेश्वर का जो मूर्ति है वो हम लोग देखेंगे इमेज में, ये है। तो इसका राइट आंसर होगा चामुंड राय। चामुंड राय ने गोमतेश्वर का जो मूर्ति है उसका निर्माण करवाया था, और ये है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति। तो ये श्रवण बेलगोला में स्थित है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं श्रवण बेलगोला के बारे में। श्रवण बेलगोला भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा का घर है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची मुक्त खड़ी अखंड मूर्तियों में से एक माना जाता है। मुक्त खड़ी अखंड मूर्ति मतलब कि ये एक ही पत्थर से काट के बनाया गया, ऐसा नहीं कि अलग अलग इसे बनाया गया है। 981 ईस्वी में एक गंगा योद्धा चामुंड राय द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह ग्रेनाइट के एक ब्लॉक से बना हुआ है और विंध्यागिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स। तो इसका राइट आंसर होगा बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋण दान निवल वृद्धि का योग। बजट डेफिसिट एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट नेट ग्रोथ सम। तो फिस्कल डेफिसिट आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो सरकार की टोटल आय होती है उसमें से टोटल खर्च को जो माइनस किया जाता है वही होता है फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट कहने का मतलब कि हमेशा घाटे में ही वो रहेगा। तो जी ये सब जब बजट प्रिपेयर होता है उसमें डेटा आता है कि फिस्कल डेफिसिट पिछले साल का कितना रहा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, या फिर संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा केवल ए, मतलब वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं। बाकी योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तो योजना आयोग तो अब बंद हो गया, उसके जगह पे नीति आयोग है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और एक कमेटी के द्वारा की जाती है, सिफारिशों के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तो इनकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं, राज्यपाल, ना कि राष्ट्रपति। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा केवल ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है उल्का मीटियोर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्टि हुए द्रव्य का अंश, द फ्रैक्शन ऑफ मैटर दैट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। तो मीटियोर ज्योग्राफी का है, आप लोग क्लास 6 में पढ़ लीजिएगा, उसमें अच्छे से ये बताया गया है कि मीटियोर क्या होता है, मेट्रॉइड क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, ये सब। तो मीटियोर तो वही हुआ जैसे हम लोगों ने ऑप्शन में देखा कि किसी भी द्रव्य का जो टूटा हुआ भाग होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में कहीं दूर से आता है तो उसे उल्का बोला जाता है। तो ये रहा जनरल नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके बाद हम लोग 5 जो है करंट अफेयर डिस्कस करेंगे।
तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? यहाँ किसी समिति की बात नहीं हो रही है बल्कि परिषद के बारे में बात हो रही है, कार्यपालक परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो 1946 में अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे। तो ये कार्यपालक परिषद क्या था, इसके सभापति भी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो कार्यपालक परिषद, इसके अध्यक्ष थे विस्काउंट वेवेल, जो उस समय के मतलब 1946 के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो चलिए यहाँ हमारा जनरल नॉलेज का स्टैटिक पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा करंट अफेयर सेक्शन। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हाल ही का करंट अफेयर है, इसीलिए मैंने इसे ऐड कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर उषा ठाकुर। तो हिंदी सम्मान के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। यह भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और हिंदी सम्मेलन 2024 जो कि कहाँ इस बार ऑर्गेनाइज हुआ था, कहाँ इसे करवाया गया था? नेपाल में। यह सम्मान हिंदी साहित्य के विकास करने में दिए गए योगदान के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर उषा ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया है। इसीलिए डॉक्टर उषा ठाकुर को वर्ष 2024 का विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। हाल ही में किन्हें 30वां सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द 30th आर्मी चीफ? तो इसका राइट आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जी ने मनोज पांडे जी की जगह ली है और अब नए जो सेना प्रमुख हैं वो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन हम लोग हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख तो आप लोग जानते ही हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी। अब थोड़ा सा हम लोग ऑप्शंस में बाकी जो नाम है उसके बारे में जान लेते हैं। वी आर चौधरी, ये इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हैं, और दिनेश कुमार त्रिपाठी ये इंडियन नेवी के प्रमुख हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो एससीओ आप लोग पता होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सम्मेलन हुआ है 2024 में, ये कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है, उसी शहर में इस साल का एससीओ सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो थोड़ा सा अब हम लोग एससीओ के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चाइना में है और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। 5 देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जैसे कजाकिस्तान, चाइना, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए थे और वर्तमान में इसमें टोटल 10 सदस्य हैं। तो मैं टोटल 10 सदस्य का नाम पढ़ देता हूँ, आप लोग कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। इसके 10 सदस्य हैं, वर्तमान के 10 सदस्य हैं कजाकिस्तान, चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो बेलारूस हाल ही के दिनों में इसके नए सदस्य बने हैं। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ब्राज़ील जो है इस साल का मतलब 2024 का G20 जो सम्मेलन होना है वो होस्ट करेगा। रसिया में इस साल का ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा वो रसिया होस्ट करेगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BN गंगाधर। तो अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यह भारत में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब कि संविधान में इसका कोई अनुच्छेद के तहत वर्णन नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई है एक एक्ट के तहत हुई है, इसीलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है, जो कि इसका काम होता है मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च से रिलेटेड है। इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे MCI भी बोला जाता है, उसके स्थान पे 25 सितंबर 2020 को स्थापना किया गया था इसका। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के करंट अफेयर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। 2024 में विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 2024 में हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है 2024 में सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में सबसे टॉप पे है। तो टॉप 3 जो देश है हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसका मैं रैंकिंग बता देता हूँ। फिनलैंड पहले नंबर पे है, डेनमार्क दूसरे और आइसलैंड तीसरे नंबर पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की रैंक
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में कितनी है, तो भारत की रैंक 126 है। और हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 143 राष्ट्रों के बीच में इसकी गणना की जाती है। और सबसे लास्ट जो है, सबसे खुशहाल कम देश जो है, जहाँ पे खुशहाली सबसे कम है, वो है अफगानिस्तान। इसकी रैंक है 2024 में 143 अफगानिस्तान की। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन ये हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट 5 में जनरल नॉलेज में हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया थोड़े फैक्ट के साथ, और जिसमें 20 क्वेश्चन जो थे स्टैटिक जीके के थे और 5 करंट अफेयर्स के। अब अगला जो प्रैक्टिस सेट 5 का जो पार्ट रह गया है जनरल साइंस और रीजनिंग का, वो बहुत जल्द ही मैं लाऊंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू।